हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीमा, सीमा, क्या हुआ? वो कहीं बॉक्स नहीं मिल रहा है। आपने यहाँ रखा था? हाँ, यहीं रखा था मैंने। उस वाले कपबोर्ड में चेक किया? लास्ट कब चेक किया था आपने? याद नहीं, शायद जब बॉक्स लाया था तभी। यार, जब भी मैं कोई चीज यहाँ पे रखता हूँ पता नहीं गायब कैसे हो जाती है। अरे ऐसे चिल्लाने से चीजें क्या मिल जाएगी? एक तो ऐसे खुले में चीजें छोड़ देते हो और ऊपर से इतने टाइम से चेक भी नहीं किया आपने। तुम वहां पे क्या ढूंढ रही हो? मैंने इस वाले ड्रॉअर में रखा था। अरे भूल से कहीं और रख दिया होगा आपने। पक्का नहीं रखा था। पता नहीं चीजें कैसे गायब हो जाती है। एक मिनट, ये बक्सा कभी मैंने क्यों नहीं देखा? आप घर लाए तो थे ना? वैसे मेरा दिमाग बहुत खराब है। आपने ना ये ड्रॉवर खुला छोड़ दिया होगा और भाई या किसी और ने निकाल लिया होगा। निकाल लिया होगा मतलब चुरा लिया होगा। और क्या? हर कीमती चीज की एक जगह होती है और उस जगह को याद रखना भी उतना ही कीमती होता है। हम सबके साथ कभी ना कभी ये होता है कि हमें कोई जरूरी या कीमती चीज अपनी जगह पर नहीं मिलती है। फिर डाउट, शक, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इन सभी के घोड़े दिमाग की हर दिशा में एक ही समय में दौड़ने लगते हैं और एक विचार बार बार सताता है कि काश मैंने सही जगह चुनी होती, काश मैं सतर्क रहा होता, काश मैंने समय समय पर चेक किया होता, काश मैंने इस मामले को अनदेखा ना किया होता, काश। कैसे हैं योगेश जी? हाँ बढ़िया बढ़िया। बड़े लंबे अरसे बाद। हाँ थोड़ा काम में फंसा रहता हूँ। आई। और मार्केट की क्या हाल है? सच बोलूँ तो थोड़ा ठंडा है विनायक भाई। ये गेटवे पे अटैक के बाद में आपके बिजनेस पे थोड़ा असर तो पड़ा होगा ना? थोड़ा नहीं, काफ़ी असर पड़ा है विनायक जी, और सुधरने में टाइम भी लगेगा। मैं आपकी चाय बोलता हूँ, विदाउट शुगर, अदरक वाली। जी थैंक यू। गायब? इम्पॉसिबल योगेश भाई। अगर आपने कुछ लॉकर में रखा है तो उसे वहीं होना चाहिए, और अगर वो वहाँ नहीं है तो आप ही ने उसे निकाला होगा और भूल गए होंगे। विनायक जी, मैं एक डायमंड मर्चेंट हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 8 लाख के हीरे अपने लॉकर से निकालूं और भूल जाऊं? योगेश जी, हमारा ये एक रेप्यूटेड बैंक है। यहाँ पे लॉकर खोलने का और बंद करने का एक प्रॉपर सिस्टम है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई और आपका लॉकर खोले और उसमें से कुछ निकाल ले। दैट्स इम्पॉसिबल। हाँ हेलो पारुल। अच्छा सुनो, पिछले 1 साल में मैं क्या हीरे घर लाया हूँ? શું વાત કરો છો તમે? आप हर दूसरे दिन हीरे घर लाते हो, ले जाते हो, इसमें नया क्या है? अरे बाबा, दफ्तर से नहीं, बैंक लॉकर से। क्यों, क्या हुआ? अरे लॉकर से गायब है पारुल। 1 साल पहले रखे थे, 8 लाख के हीरे थे। आज देखता हूँ तो है नहीं लॉकर में। या आपने डाले ही नहीं होंगे या डाल के निकाल लिए होंगे, भूल गए होंगे आप। हाँ, बैंक मैनेजर भी यही कह रहा था। आपकी भूलने की बीमारी बहुत महंगी पड़ेगी हमें जी। कहाँ गए होंगे इतने हीरे? जोर डालिए दिमाग पर। डायमंड मर्चेंट योगेश सांघवी को याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने लॉकर से हीरे कब निकाले थे और वो कहां रखे थे। बैंक का मैनेजर पूरे दावे के साथ कह रहा था कि खुद योगेश के अलावा बैंक के लॉकर को कोई छू भी नहीं सकता। दरअसल ये सन 2008 का किस्सा था। फिर 2010 में जब दोबारा यही घटना हुई तो सबके कान खड़े हुए और जुबान पर एक ही बात थी, काश 2 साल पहले ही इस मामले पर गौर किया होता। थैंक यू।
पागलपन है यार। अब नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे विनायक जी, पिछली बार मैं मानता हूँ, चलो डाउट था, दिमाग में नहीं रहा क्योंकि 1 साल से मैंने लॉकर को छुआ नहीं था। पर इस बार मुझे सब याद है। पिछले हफ्ते मैंने 1,90,00,000 के हीरे अपने लॉकर में रखे थे, पिछले बुधवार को। विनायक जी, किसी ने मेरा लॉकर खोला है, जरूर खोला है, पक्की बात है ये। मैं भी हैरान हूं क्योंकि 3 दिन पहले केतन भाई बारोट ने भी आपके जैसी एक शिकायत दी थी। केतन भाई आपकी की तरह एक डायमंड मर्चेंट है। विनायक जी 43 लाख के हीरे रखे थे लॉकर में, अब वो वहां पर नहीं है। केतन भाई, आपको ठीक से याद है कि आपने लॉकर में रखे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने निकाल लिए थे? मिस्टर मैनेजर 43 लाख के हीरे थे वो, कोई चिल्लर रकम नहीं थी कि मैं रख के भूल जाऊं। नक्की मेरे लॉकर से चोरी हुई है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मास्टर की मेरे पास होती है और जब भी कस्टमर आते हैं तब लॉकर का दरवाजा सिर्फ मैं खोलता हूँ। अभी ये सब कैसे हो रहा है? ये तो पुलिस ही पता करके बताएगी विनायक जी। सर, 2008 में भी मेरे 8 लाख के हीरे लॉकर से गायब हुए थे और तब भी मैंने ये बात उठाई थी। सच में मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लॉकर खोलने के लिए पहले मास्टर की डालनी पड़ती है ना? जी, और मास्टर की सिर्फ मेरे पास रहती है। ये मास्टर की जो सिर्फ मेरे पास होती है और इसके साथ कस्टमर्स अपने लॉकर्स की प्राइवेट कीज यूज करके अपने लॉकर्स खोलते हैं। योगेश भाई, आप अपना लॉकर खोलिए। सर, मुझे मास्टर की यूज कर रही हूँ। देखिए सर, अब खुल गया। सर, किसी भी लॉकर को खोलने के लिए कस्टमर की और मास्टर की दोनों को एक साथ यूज करना पड़ता है, उसके बगैर लॉकर खुल ही नहीं सकता। और इसलिए केतन भाई और योगेश भाई के लॉकर्स और किसी ने खोले हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप योगेश भाई और केतन भाई, आप डायमंड मर्चेंट्स हो? जी। दूसरे डायमंड मर्चेंट्स हैं जिनके हीरे आपके लॉकर्स में हो? हाँ, करीब 50 डायमंड मर्चेंट्स हैं जिनके लॉकर्स हैं यहाँ पे। उन्हें फ़ोन कीजिए और कहिए कि जल्द से जल्द आकर अपने अपने लॉकर्स चेक कर ले। जहाँ ये 2 के साथ हो सकता है, वहाँ 20 के साथ भी हो सकता है। मेरे डायमंड्स किधर है विनायक जी? पूरे 40 पेटी का माल था मेरा। ये डब्बा खाली क्यों है? क्या था इस पे? अरे जो भी था है कहाँ? अरे 12 लाख का एक डायमंड था, 100 लीटर। 32 लाख ना हीरा आता अमा विनायक जी, कहाँ गए मेरे डायमंड? ओ भगवान, मेरी तो वो 8 लाख ही गई। विनायक भाई, मैंने अपने हाथों से 19 लाख के हीरे इसमें रखे थे। कमाल, ये सेफ्टी वॉल्ट है या कूड़ादान? आज रखा कल खाली। मुझे अपने हीरे वापस चाहिए विनायक भाई। सर, अभी तक 18 कस्टमर के लॉकर में से डायमंड गायब हुए हैं। टोटल लॉस है 12 करोड़। 12 करोड़? हाँ सर, सभी डायमंड मर्चेंट है, लाखों करोड़ों में ही खेलते हैं। वही, सबसे पहले सभी व्यापारियों की डिटेल्स निकालो, कहाँ से हीरे आ रहे थे और कहाँ के लिए जा रहे थे, और ये इतने लंबे अरसे तक वहाँ पर क्यों पड़े रहे। हो साहब। मैं पिछले 15 साल से इस ब्रांच को संभाल रहा हूँ सर। ऐसी अजीब सिचुएशन मैंने आज तक नहीं देखी। 12 करोड़ के हीरे चोरी हुए हैं मैनेजर साहब। ये अजीब सिचुएशन नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन है। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा शॉक मैं ही हूँ। होना भी चाहिए, क्योंकि मास्टर चाबी तो आप ही के पास होती है। आप कहना क्या चाहते हैं? इस सब में मैं शामिल हूँ? आपके और आपके बैंक एम्प्लॉयज़ के अलावा लॉकर रूम में कोई और जा ही नहीं सकता। बैंक का हर एक एम्प्लॉई हीरो की तरह तराशा हुआ है सर, हर एक का रिकॉर्ड साफ है। हम हीरे और जौहरी दोनों को दोबारा से तराशेंगे मैनेजर साहब, वो भी हमारे अपने तरीके से। मुझे हर एक एम्प्लॉय की रिकॉर्ड फाइल चाहिए और सबसे ऊपर होगी फाइल आपकी।
अंडरग्राउंड कुछ भी नहीं किया गया है। लॉकर्स को बाकायदा उनकी करेक्ट चाबियों से खोला गया है। पर कैसे? जी सर, मैं मेरी ओर से फुल कोऑपरेशन दे रहा हूं पुलिस को। जी वही तो सर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब मेरी ब्रांच में कैसे हो गया। राइट सर, यस सर, आई विल गेट इट डन, यस सर, ओके। ऐसे कैसे हीरे गायब हो गए? अरे वही तो पारुल, सब सोच में पड़ गए हैं, पूरा हीरा मार्केट हिल गया। पुलिस तो 1 महीने से अपना काम कर रही है ना? हाँ, क्या काम कर रही है भगवान जाने। देखिए, छोड़िएगा नहीं, लगे रहिएगा। अरे ऐसे कैसे छोड़ूंगा पारुल, सब व्यापारी लोग से बात करूंगा मैं। 12 करोड़ के हीरे गायब हुए। अरे बाप रे, 12 करोड़ के? और नहीं तो क्या। अच्छे देखिए सर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे डायमंड मार्केट का बैंक्स में से विश्वास ही उड़ जाएगा। अगर हमारा माल हमारे लॉकर से गायब होता रहा तो हम किसके पास जाएंगे सर? सर अगर मास्टर की के बिना लॉकर खुल नहीं सकता तो इसका मतलब कोई ना कोई मास्टरमाइंड है इसके पीछे। जहाँ पे ब्रांच है वहाँ के पुलिस स्टेशन के क्राइम ब्रांच को मैं इस केस पे लगाता हूँ। केस जिसे भी दीजिए, हमें हमारा माल वापस मिले। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारा। हाँ सर, हमने हमारा माल मरोड़ हुई। जानता हूँ श्याम जी, लेकिन आप सबको भी मानना होगा कि ये कोई आम चोरी का केस नहीं है। इतने बड़े बैंक के लॉकर से हीरे रोज गायब नहीं होते। आप सबको थोड़ा सब्र करना होगा। मुजरिमों को पकड़ने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। बस अब आप ही से उम्मीद है सर। सर, लोकल पुलिस ने इस केस में अभी तक जो भी तहकीकात की है उसके सारे पेपर सी हैं। तानाजी, नितिन और जगत को भी इस केस पे ले लो और इंस्पेक्टर वाडेकर के साथ एक मीटिंग फिक्स कर दो। पता चले जांच में वो लोग कहां तक पहुंचे थे और कहां के रुके थे, और रुके तो क्यों रुके थे। यस सर। ब्रांच के सभी एम्प्लॉय, यहाँ तक कि मैनेजर विनायक भी, सबके रिकॉर्ड स्कैन किए, लेकिन कहीं भी कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली। मतलब ये किसी बाहर वाले का काम है, लेकिन इस बाहर वाले को सिर्फ मास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उस हर लॉकर की चाबी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर लॉकर की एक अलग चाबी होती है जो सिर्फ कस्टमर के पास होती है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, लॉजिक नहीं बनत। तो आपका अनुमान है कि बैंक के अंदर से कोई गड़बड़ नहीं है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। मैं अपने पियून्स और सिक्योरिटी वालों को भी गारंटी दे सकता हूं कि इनमें से कोई भी ऐसे कामों में शामिल नहीं होगा। जी हाँ, इंस्पेक्टर वाडेकर के रिपोर्ट ने भी आपके सारे स्टाफ को क्लीन चिट दी है, और मैं भी इस बात को मानता हूँ। हाँ, और ये डेफिनेटली किसी अंदर वाले का काम नहीं। मतलब ये किसी बाहर वाले का ही काम है, लेकिन अंदर वालों की मदद के बिना इस बाहर वाले को पकड़ना बड़ा मुश्किल ही होगा। राइट? राइट। 397, 395, 282, 227 and 228, 251, 182, 382, 238, 298, 373 and 375, 259, 346, 201, 405, 212 and 336। सर 18 के 18 लॉकर्स डायमंड मर्चेंट्स के हैं। और ये बात वो डायमंड चोर भी जानता था। वो ये भी जानता था कि इन सारे लॉकर्स में डायमंड्स है। यस सर। सर सोचने वाली बात तो ये भी है कि वो चोर, और वो भी बाहर वाला, उसके हाथ मास्टर की और कस्टमर के लॉकर की चाबी कैसे लग गई? अगर आपने कुछ लॉकर में रखा है तो उसे वही होना चाहिए, और अगर वो वहां नहीं है तो आप ही ने उसे निकाला होगा और भूल गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 8 लाख के हीरे अपने लॉकर से निकालूं और भूल जाऊं? ये 2008 की बात है सर, जब योगेश भाई ने पहली बार हीरे गायब होने की कंप्लेंट की थी। लेकिन कोई रिकॉर्ड ही नहीं जो ये साबित कर सके कि ये चोरियां कब हुई थी। सर इनमें से कई व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने लॉकर कई सालों से नहीं खोले। क्या ऐसा हो सकता है कि व्यापारी अपना लॉकर ऑपरेट ही ना करे? ये जो हमारे कस्टमर्स हैं वो मंजे हुए हीरो के व्यापारी हैं, उन्हें बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें हम पर भरोसा है, और ये भरोसा ही हमारी कमाई है जो आज दाव पर लगी। मिस्टर विनायक, आपका भरोसा तो 2008 में ही दाव पे लग गया था, तब से, शायद उससे भी पहले ये चोरियां हो रही है। मुझे 2008 से लेकर आज तक के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए। मिल जाएंगे सर। लॉकरों में कौन आया था, कब आया था और क्यों आया था, सारी एंट्रीज। समझ गया। आपके 350 लॉकर्स है
जिन जिन लोगों को आपने ये लॉकर्स अलॉट किए उन सब के डिटेल्स चाहिए, सब के सब। मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए सर, सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने होंगे। हर लॉकर की चाबी अलग है, खांचा भी अलग है सर। और मास्टर की का खांचा हर लॉकर के लिए सेम ही होगा। सर समझो किसी ने मास्टर चाबी का डुप्लीकेट बना भी दिया हो, लेकिन बाकी सारे लॉकर्स का डुप्लीकेट कैसे बन सकता है? हाँ, अगर कस्टमर से चाबी गुम हो गई हो तो पॉसिबिलिटीज है ना, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि 18 लॉकर के मालिकों की चाबी गुम हो गई जो इस चोर को मिली, जिसे पहले से ही पता था कि लॉकर में डायमंड्स है। मतलब लॉजिक बहुत फैल जाता है। फिर भी सर एक बार इन सबसे पूछ ही लेते हैं कि कभी चाबी खोई थी इनसे। ठीक है, पूछ लो, क्योंकि इस केस की चाबी भी इन चाबियों के राज में छुपी हुई है। नहीं, मैंने आज तक कभी अपने लॉकर की चाबी नहीं खोई। सवाल ही नहीं उठता सर, मैं अपने लॉकर की चाबी कभी किसी को छूने तक नहीं देता। सर लॉकर की चाबी मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखता हूँ। और तो और मेरी मिसेस को भी नहीं मालूम कि मैं अपने लॉकर की चाबी कहाँ रखता हूँ। लॉस्ट, तो ये चाबी खोने वाली पॉसिबिलिटी को हम लोग रूल आउट कर देते हैं। सर 3 साल से चल रहा था समझो, 2008 में सामने आया, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया सर। सर हो सकता है किसी ने हर एक लॉकर की डुप्लीकेट चाबी बनाई हो। पर कैसे? लॉकर के ताले से डुप्लीकेट बनाना बहुत माथा फोड़ी का काम है सर। अक्सर हम लोग जुर्म होने के बाद सोचते हैं कि ये जुर्म कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा। जो भी है, पर ये केस पुलिस, पब्लिक और बैंक तीनों के लिए कीमती सीख देने वाली है, ताकि भविष्य में जाके हम लोग सतर्क रहें। सर पिछले 3 साल में लॉकर रूम में कौन अंदर गया और कौन बाहर आया, पूरा चिट्ठा इसमें। हर एक एंट्री को बारीकी से स्कैन करना, किसी भी एंट्री को मामूली मत समझना, जरा सा भी शक हो जाए तो नोट कर लेना। इन रजिस्टर में एक एंट्री ऐसी है जो हमें इस केस के मास्टरमाइंड तक लेके जाएगी। सर सर यहाँ 307 में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। 307 में तो मेरे पास भी 2 एंट्रीज है। सर मेरी लिस्ट में 16 ऐसे कस्टमर हैं जो बार बार लॉकर चेक करने के लिए आते रहे और हर बार ही लंबे टाइम के लिए रूम के अंदर रुके। मेरी लिस्ट में 13 ऐसे हैं सर, और मेरी लिस्ट में 11 हैं सर। लेकिन इन 11 में से एक कस्टमर ऐसा है जिसने पिछले 3 साल से अपना लॉकर खोला ही नहीं है। मेरे लिस्ट में 14 ऐसे लोग हैं। हर एक लिस्ट के हर एक आदमी को बारीकी से स्कैन करना होगा, बाल की खाल निकालनी है हमें। सर ये जो 20 नामों की लिस्ट आपने मुझे भेजी है, उसमें से ये जो 17 लोग हैं उन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ। क्या ये सभी के सभी डायमंड मर्चेंट्स हैं? हाँ, टॉप के डायमंड मर्चेंट। और बाकी के 3? बाकी के 3 में रंजीत आचार्य, दामोदर काकड़े और आदिल हुसैन। इसमें से रंजीत और दामोदर को मैं पहचानता हूँ। सर ये रंजीत और दामोदर ये दोनों दोस्त हैं और डायमंड मार्केट में छोटे मोटे ब्रोकर्स हैं। इन दोनों का काफी आना जाना है लॉकर रूम में। जब भी आए काफी देर तक लॉकर रूम में रुके। आप एंट्री एग्जिट देख सकते हैं। हाँ, अक्सर ये दोनों साथ में ही आते हैं और दोनों दोस्त हैं, इसलिए मैंने उनको लॉकर रूम में साथ में जाने की परमिशन दी है। दोनों दोस्त हैं तो एक बात और भी है सर, जब से इस केस की तहकीकात शुरू हुई है तब से लेकर आज तक उन दोनों ने लॉकर ऑपरेट ही नहीं किया है। हो सकता है उन दोनों को भनक लग गई होगी कि पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही है। और ये तीसरा आदिल हुसैन, 3 साल हो गए लॉकर लेकर, लेकिन एक बार भी विजिट नहीं। मुझे चेक करना पड़ेगा। विनायक जी, मुझे रंजीत और दामोदर इन दोनों के सारे अकाउंट और ट्रांजैक्शन के डिटेल्स चाहिए। जो भी जानकारी आप दे सकते हैं वो सभी मुझे चाहिए। मिल जाएगी सर। और ये आदिल हुसैन, उसके भी सारे डिटेल्स चाहिए। जी। ताना जी, डायमंड मार्केट में चुपचाप से पता करो ये रंजीत और दामोदर काम क्या करते हैं और कब से करते हैं। जो भी जानकारी मिले सब निकालो। सर
नाम तो सुना है, रंजीत आचार्य, लेकिन ये कोई खास आदमी नहीं है मार्केट का। छोटा ब्रोकर होगा ये कोई। दामोदर और रंजीत, जानता हूँ दोनों को, दोनों ब्रोकर्स हैं, पर कभी उनके साथ धंधा नहीं किया। मैं नहीं बोल सकता ये लोग कितने पानी में, पर शायद मैंने कभी उनके साथ काम किया भी होगा। पर ये ब्रोकर लोग का ऐसा है सर, यहाँ रोज कोई ना कोई हीरो ब्रोकर बनकर टपक जाता है, लेकिन चिपकता कोई नहीं है। रंजीत आचार्य, दामोदर काकड़े और आदिल हुसैन, ये इस बौखलाने वाले केस के पहले 3 सस्पेक्ट थे, लेकिन इनके खिलाफ अब तक कोई ठोस सबूत नहीं था। ये केस जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, इन तीनों नामों से जुड़े कई अजीब वाकयात सामने आए। अब लगने लगा कि ये तीनों शायद मुजरिम हो सकते हैं। विनायक जी, रंजीत आचार्य, पर्सनल डिटेल्स में आपने इसका कांटेक्ट नंबर ही नहीं दिया। ये दामोदर काकड़े, 2008 में आपने इसका अकाउंट ओपन किया था, जिसको इंट्रोड्यूस किया था इसी रंजीत आचार्य ने। रिकॉर्ड में इसका भी कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। पता नहीं ये नजर से कैसे चूक गया। ये बातें आपके नजरों से चूकी ना होती ना, तो ये प्लान पहले ही पकड़ा जाता शायद। ये आदिल हुसैन, इसे भी रंजीत आचार्य ने इंट्रोड्यूस किया, जिसने 3 साल से लॉकर ऑपरेट ही नहीं किया। शुक्र है उसने अपना लैंडलाइन नंबर तो दिया है, और एड्रेस तो रंजीत आचार्य के घर का है, जो मीरा रोड में रहता है। और ये दामोदर बोरीवली में। मुझे लगता है इस बार कील हमने सर के बीचों बीच ठोकी है। अरे रंजीत और दामोदर के एड्रेसेस दोनों को घर से उठा कर लेकर आ। ये आदिल हुसैन, इसका लैंडलाइन नंबर ट्राई करो और उसको भी उठा कर लेकर आ। तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये टेलीफोन नंबर अस्थायी रूप से बंद है। हाँ, ये रंजीत आचार्य है, पर अब ये यहाँ नहीं रहते। 3 साल पहले हमारे किराएदार थे। अब ये कहाँ रहता है? सॉरी, पता नहीं। इसका कोई परमानेंट एड्रेस, एग्रीमेंट तो बना होगा? वो दरअसल ऐसे कुछ बना नहीं था, क्योंकि हमारा प्लान था इस घर में रहने का, तो कुछ बना भी होगा तो मुझे याद नहीं। और जैसे ही वो छोड़कर चले गए, हम लोग शिफ्ट हो गए। मैं इनको नहीं जानता। ये दामोदर काकड़े। काकड़े हो या कोई और, उसने यहीं का एड्रेस दिया है। एड्रेस शायद गलत भी हो सकता है, और आदमी भी गलत हो सकता है। वैसे इस आदमी को यहाँ आसपास देखा है कभी? इस मोहल्ले के कौवे और चिड़ियों को भी मैं पहचानता हूँ, लेकिन इनको कभी नहीं देखा। 444595, ये नंबर तो 4 साल पहले डिस्कनेक्ट हुआ था सर। तब से खाली पड़ा है, किसी ने लिया ही नहीं। ये किसका नंबर हुआ करता? ये सर किसी अल्ताफ हुसैन का हुआ करता था। तो ये एड्रेस तो होगा इस अल्ताफ हुसैन का। अंधेरी वेस्ट का एड्रेस है सर। ये तो आदिल है। हाँ, ये कहाँ मिलेगा? अब मैं क्या जानूं, लेकिन ये सब जो मकान है ना, इस जगह पहले एक बहुत बड़ा मकान हुआ करता था, और वो मकान था आदिल के अब्बू अल्ताफ हुसैन का। कोई 10 साल पहले अल्ताफ भाई ने वो मकान बेच दी, और उसकी जगह ये सारे मकान आ गए, और वो लोग तो भाई चले गए कहीं और। कहाँ? ये तो पता नहीं, पर सुनने में आया है 6 साल पहले अल्ताफ भाई का इंतकाल हो गया। ये आदिल तो सुना है कि कोई दर्जी की दुकान चलाता है। अच्छा, इसका कोई हीरो के व्यापार के साथ कोई ताल्लुक था? हीरे? यानी वो असली वाले, वो चमकने वाले? हाँ, वही चमकने वाले, असली वाले। अरे नहीं भाई, आदिल के अब्बू तो चाबी बनाने का काम करते थे। चाबी बनाने का काम? अच्छा, तो आप बता सकते हैं कि कहाँ मिलेगा वो? मेरे लड़के को मालूम होगा। माजिद? क्या आदिल का बाप चाबियां बनाता था? अरे आदिल मामूली सा दर्जी और बैंक में लॉकर, बात कुछ हजम नहीं हुई। एक काम कर, इससे पहले कि आदिल हाथ से निकल जाए, उसको उठा कर लेकर आ। क्यों नहीं जाना? आदिल हुसैन जी, कौन हो तुम लोग? क्या ना, हमारा बैंक में लॉकर है जिसकी चाबी खो गई है, डुप्लीकेट बनाकर दोगे? आदिल हुसैन, बैंक में लॉकर किस लिए लिया था? सब अब्बा कुछ पुश्तैनी जेवरात छोड़ गए थे। तुम्हारे अब्बा तो चाबियां बना देते, ये हुनर तुमने भी सीखा होगा। नहीं सर, मैं उस लाइन में कभी नहीं गया। तुम किस लाइन में गए, किस लाइन से उतरे, बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं साहब। रंजीत आचार्य और दामोदर काकड़े, इन दोनों की लॉकर की चाबी बनाने में तुमने मदद की थी, हाँ या ना? देखो आदिल, जुबान पे लगा हुआ ताला बिना चाबी के खोलना जानते हैं, और उसके बाद
ना उस जुबान की गारंटी रहती है ना उस इंसान की। अचानक से लड़खड़ा जाती है हमेशा के लिए। आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, रंजीत और दामोदर इस वक्त कहाँ हैं? सर दामोदर का तो पता नहीं, रंजीत सूरत में है। मेरे पास नंबर है उसका। तुम उन दोनों के साथ लॉकर से हीरे चुराने में शामिल थे? सर उनकी प्लानिंग तो चल रही थी, पर जब उन्हें पता चला कि मैं उनके लिए चाबी नहीं बना पाऊंगा तो वो किसी और के पास चले गए। सर फिर जो भी किया मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। ठीक है, बाकी की जानकारी हम लोग रंजीत से ही ले लेंगे, लेकिन तुम हमारे साथ सूरत आ रहे हो और रंजीत को तुम हम तक पहुंचाओगे। कोई भी चालाकी करने की कोशिश की हम तुम्हें कहां भेजेंगे पता है ना? अरे भाई અહીં आओ ने। શું છે ભાઈ? हम लोग मुंबई से हैं। हाँ तो मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपने काम पे जा रहा हूँ। पता है, एक काम हमारा भी कर दो। क्या काम साहब? एक आदमी को फोन लगाना है। भाई का नाम है रंजीत आचार्य। फोन लगा। क्या बोलूँ साहब मैं? बताता हूँ। टेंशन नहीं लेवानो भाई, टेंशन देवानो। रंजीत તમારો ફોન છે। हेलो हेलो हेलो, हाँ रंजीत आचार्य? हाँ जी बोलू छू। तमें कौन? हाँ आपके किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है और वो सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है। हाँ कौन 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 रिश्तेदार? जी मुझे नहीं मालूम, उन्होंने आपका नंबर दिया था और नाम बताया था। मैंने आपको फोन कर दिया, ये मेरा काम था। आप जल्दी जाइए, सॉलिड खून बहा है। मैं रखता हूँ। हेलो हेलो, બધું ठीक तो છે ने? किसी का फोन था कि तुम्हारे रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है वो। आगे कुछ बोला नहीं और फोन काट दिया। हाँ तो जाओ, भागो जल्दी। हो सकता है मेरी तरफ से कोई हो। हूँ पण आऊँ? ना ना हूँ जाऊँ छू। રંજીત ભાઈ, પેશન્ટ અહીંયા છે। તમે કોણ? આવ। रंजीत, दामोदर तक तुम हमें लेके जाओगे, वरना हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे, समझे? चल, दामोदर को फोन लगा। दामोदर, कौन हो तुम? चल, रंजीत बुला रहा है। ये सब क्या हो रहा है? ये हमारे काम करने का तरीका है दामोदर। अब तुम लोग तुम्हारे काम करने का तरीका बताओ। कैसे खोले थे 18 लॉकर और गायब किए थे 12 करोड़ के हीरे? हाँ सलाम दामोदर भाई, बोलो। हाँ हेलो बशीर, लिंक रोड पे टर्निंग पे आ जाना। सब खैरियत तो है? हाँ हाँ सब खैरियत है। क्या है, दोस्त की गाड़ी खराब हो गई है, चाबी गटर में गिर गई है। आके देख लेते तो अच्छा होता। सेंट्रल लॉकिंग है ना? अच्छा ठीक है, एक 10-15 मिनट में आता हूँ मैं वहाँ पे। हाँ हाँ, मैं लिंक रोड के टर्निंग पे खड़ा हूँ। अरे सलाम दामोदर भाई। अच्छा तो ये है गाड़ी? हाँ यही है गाड़ी, लेकिन इसकी चाबी मिल गई। अरे दामोदर भाई, फोन तो किया होता। नहीं नहीं बशीर, और एक लॉक है जिसकी चाबी बनानी है। लॉक है कहाँ? लॉकअप में। अरे साहब, क्या बात है। पर ये सब किया कैसे उन्होंने? मुझे अभी तक पता नहीं चला कि उन्होंने ये सब किया कैसे। पुलिस ने अभी अभी उन्हें पकड़ा है, तो सोचा आप सबको इन्फॉर्म कर दो।
अफसोस है कि ये सब मेरी ब्रांच में हुआ। अरे नहीं विनायक जी, मैं समझ सकता हूँ। बस अब तो यही उम्मीद करते हैं कि ये चोरी किए हुए डायमंड्स जल्द से जल्द वापस मिल जाएं सबको। हाँ, बस यही उम्मीद है। इन चारों ने ये कैसे किया और इतने सालों तक इनकी ये चोरी कभी पकड़ी क्यों नहीं गई? ये सवाल इस केस से जुड़े हर आदमी को परेशान कर रहा था। देखो, तुम चारों पकड़े गए हो तो जितनी जल्दी और जितनी सफाई से अपना जुर्म कबूल करोगे सबकी सेहत के लिए अच्छा होगा। वरना टूटी हड्डी पसलियां, हॉस्पिटल का आईसीयू, रोते रिश्तेदार ना हमारे फायदे के हैं ना तुम्हारे। मैं और दामोदर हम दोनों डायमंड मार्केट में छोटी छोटी दलाली करते थे, दोस्त बने। फिर हमें पता चला कि बड़े बड़े व्यापारी अपने हीरे कहाँ रखते हैं। देख, वो लोग बहुत टाइम तक लॉकर ऑपरेट नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि लॉकर में हाथ डाल के हीरे निकालना इतना आसान है। कुछ मुश्किल नहीं है यार। देख, मेरा उस बैंक में लॉकर है 1 महीने से, और मैंने रजिस्टर देखा, कौन कौन से व्यापारी कहाँ कहाँ माल रखते हैं सब मालूम है। अरे तो तुझे ये भी मालूम होगा कि हर लॉकर की एक मास्टर की होती है। एक तो वो बनवाओ, ऊपर से हर लॉकर की अलग अलग चाबियां बनवाओ। थोड़ा सोच समझ के बोलना यार। सब सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। देख, मेरा लॉकर ऊपर की तरफ, पहुँचने के लिए सीढ़ी यूज़ करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन मास्टर की तो मैनेजर की मुट्ठी में होती है। तो क्या हुआ, मैनेजर अपनी मुट्ठी में है ना, पटा के रखा है मैंने उसको। देख, अपने को एक फर्स्ट क्लास चाबी बनाने वाला चाहिए। चाबी बनाने वाला? एक चाबी बनाने वाला है मेरे ध्यान में, बहुत अच्छा कारीगर है। देख, वो करेक्ट निकला ना तो अपन एकदम एक लंबा हाथ मारेंगे। सबसे पहले मैंने दामोदर का अकाउंट खुलवाया और फिर लॉकर। दामोदर आदिल के बाप अल्ताफ हुसैन को जानता था, जो एकदम टॉप का कारीगर चाबी वाला था। और दामोदर भाई, मेरे अब्बा चाबी की लाइन में थे, मैं चाबी की लाइन में नहीं हूँ, मैं टेलर की लाइन में हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें चाबी बनाना आता तो होगा ना? हाँ, मतलब ट्राई मार सकता हूँ। ओ भाई ओ, ट्राई बाय नहीं मारना, अंदर घुसना पड़ेगा। ये हज़ारों लाखों का मामला नहीं है, करोड़ों की बात है, हीरो का मामला है। क्या भाई आदिल ना, समझ में आया ना? माफ करना भाई, नहीं हो सकता, ये ताले बहुत पेचीदा हैं। अरे भाई, मांगता है उतना टाइम लेना यार। भाई टाइम का सवाल नहीं है, ये काम सिर्फ कोई पेशेवर कारीगर ही कर पाएगा, और वो भी कोई धुरंधर। मैं दर्जी हूँ भाई। क्या ये काम अपना बशीर कर पाएगा? कौन बशीर? बशीर भी एक चाबी बनाने वाला है, बहुत अच्छा कारीगर है। हाँ, बशीर भाई शायद कर पाएंगे, और उनका हाथ भी एकदम साफ है। पहले लाने का था ना उसको, कमाल से यार। ठंडे दिमाग और प्यार से हर ताला खुल सकता है, लॉकर का भी। बैंक के लॉकर का भी? हाँ, क्यों नहीं, बैंक वाले की मेन चाबी होती है और दूसरी चाबी लॉकर के मालिक की। डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए हम तुझे बैंक के अंदर नहीं ले जा सकते। और हाँ, ये दोनों चाबी हम बैंक के बाहर भी नहीं ला सकते हैं दोस्त, तो फिर डुप्लीकेट बनाओगे कैसे? साहब, डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए बैंक के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग खाली लॉकर तय करो कौन सा खोलना है, चाबी कैसे बनानी है, लॉकर कैसे खोलना है, मेरी जिम्मेदारी। तो फिर चाबी कैसे बनी? वो मेरा लॉकर ऊपर था तो सीढ़ी पर मैं ही चढ़ता था, विनायक कभी नहीं चढ़ा, वो मुझे मास्टर की मेरे हाथ में दे देता था। अरे रंजीत भाई आप अपना लॉकर नीचे क्यों नहीं शिफ्ट करवा लेते? नीचे का लॉकर खाली पड़ा है, आप बोलो तो आज ही शिफ्ट करवा देता हूँ। नहीं, वो वहीं ठीक है, वो ग्राउंड फ्लोर पसंद नहीं मुझे। अब पता नहीं ऐसा कुछ है वहम सा तो। चलिए कोई बात नहीं। अरे ये मास्टर की लीजिए और लॉकर खोल के चाबी मुझे वापस दीजिए। हाँ थैंक यू, सॉरी, बार बार मेरी वजह से आपको तकलीफ होती है। कोई बात नहीं, इसमें सॉरी की क्या जरूरत है, ये हमारा काम है। क्या हुआ? अब वो सर
सॉरी चाबी गिर गई। चाबी? हाँ पता नहीं कहाँ गिरी, वो शायद उधर कहीं पे। कहाँ गई चाबी? वो वहाँ कहीं पे। ये लीजिए। अब सॉरी विनायक जी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। अरे Very आप sorry. बार बार सॉरी मत कहिए रंजीत जी, ये तो हमारा काम है कस्टमर की सेवा करना। थैंक यू। खुल गया? हाँ जी, थैंक यू। तीन दिन में आ जाओ। बशीर मुझे एक सॉफ्ट की बनाकर देता था जो मैं अपने लॉकर पर आजमाता था। उसके खांचों के निशान इस सॉफ्ट की पर पड़ जाते। 2 दिन का टाइम चाहिए और एक ऐसी चाबी बना कर दूंगा। काफी मेहनत बाद बशीर ने परफेक्ट मास्टर की बना के दी। अब मैंने मास्टर की मेरे अपने लॉकर पर फिर से ट्राई की। मैंने अपना लॉकर बंद किया और फिर डुप्लीकेट मास्टर की से दोबारा लॉकर खोला। अब मेरे हाथ मास्टर की लग गई थी। हमारा आधा काम हो चुका था। अब हमें वो सभी लॉकर्स पहचानने थे जो हमें लूटने थे। ये वाला, चूंकि हम डायमंड मार्केट में काम करते थे, हमें मालूम था वो कौन से व्यापारी है जिनके डायमंड्स लॉकर में है और एक अरसे से बंद पड़े हुए हैं। कभी मैं अकेला, कभी दामोदर अकेला, कभी हम दोनों साथ में उन लॉकर्स के खांचों के निशान लेते थे। इन सभी के स्टेटमेंट ले लेना। मिस्टर विनायक, इन तीनों के अकाउंट्स खोलते वक्त, लॉकर्स अलॉट करते वक्त डॉक्यूमेंट्स को लेकर सतर्कता दिखानी चाहिए थी। आदिल हुसैन का तो बैकग्राउंड ही चेक नहीं किया था आपने। हाँ, ये मानता हूँ मैं, ये मुझसे गलती हो गई। आप लॉकर की मास्टर की रंजीत के हाथ में देते थे, बड़ी गलती थी आपकी। रंजीत और दामोदर दोनों एक साथ लॉकर रूम में जाते थे, दूसरी बड़ी गलती थी आपकी। कोई भी कस्टमर अगर नॉर्मल से भी ज्यादा वक्त लॉकर रूम में बिताता है, वो भी बार बार, उसे नोट करना चाहिए था। कस्टमर को खुश करने के चक्कर में मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा और मैं कस्टमर को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्हें फ़ोन करके याद नहीं दिलाता था कि आकर के अपना लॉकर चेक कर ले। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है पता है आपको? सन 2008, हाँ, जब योगेश भाई के हीरे गायब हुए थे, तब सभी लोगों ने उनकी याददाश्त पर उंगली उठाई थी। हाँ, काश तभी अगर मैंने मैनेजमेंट को कंप्लेन की होती, इंक्वायरी बिठाई होती, तो आज ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है, जो हुआ सो हुआ।
आगे के लिए सतर्क रहे और गलतियों से कुछ सीखे, ताकि दोबारा आपको काश कहने की नौबत ना आए। आई विल सर, थैंक यू। अब आगे से बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, लॉकर को बार बार चेक करना पड़ेगा। उन्होंने इसी बात का फ़ायदा उठाया, हम लोग सालों तक लॉकर चेक ही नहीं करते। पर जो कुछ उन्होंने चुराया वो हमें वापस मिलेगा भी या नहीं? देखते हैं, कल पुलिस स्टेशन बुलाया। हमने उनसे काफ़ी हीरे बरामद किए जो उन्होंने हाल ही में चुराए थे। हमने कोर्ट में पिटीशन की है कि उनकी सभी प्रॉपर्टीज अटैच की जाए, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बाकी का माल भी जल्द से जल्द बरामद हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। जब तक चुराए हुए हीरे बरामद नहीं होते तब तक चारों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। लूटे गए हीरों में से 90% हीरे आरोपियों से बरामद कर लिए गए, फिर उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और कुछ समय बाद चारों को बेल मिल गई। सभी मुख्य आरोपियों को अपनी जीवनी के लिए नए व्यवसाय चुनने पड़े। इस केस में मुजरिमों ने एक बहुत सिंपल सी बात को नजरअंदाज कर दिया, जो ये थी कि हीरों की दुनिया सिर्फ मुट्ठी भर बड़ी है और यहां इतनी बड़ी चोरी करने के बाद पकड़े न जाना लगभग असंभव है। जिन व्यापारियों को उनके गायब हुए हीरे वापस मिले वो अब चैन की सांस ले रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी ये बहुत बड़ी सीख साबित हुई है कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रक्रिया फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हमें 24 घंटे चिंता की गिरफ्त में रहकर हर राई का पहाड़ बनाना चाहिए, लेकिन हाँ, हमें रेगुलरली अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में एक चेकलिस्ट जरूर बनानी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई सिंपल सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात को हम नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं। काश हमने लिख कर रखा होता, काश हमने चेक किया होता, काश हमने आइडेंटिटी कार्ड मांगा होता, काश हमने वेबसाइट पर क्लिक ना किया होता। काश, ये एक ऐसा एहसास है जो जिंदगी को रिवाइंड करना चाहता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये संभव नहीं है। पर हर बार दिल जब काश कहता है तब दिमाग अगर कुछ सीख ले तो कम से कम वो गलती दोबारा नहीं होगी। नमस्कार, आदाब, मैं इस वक्त गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हूँ। अगस्त के इस पूरे महीने हम क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपके लिए लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ केसेस। यूपी स्पेशल का पहला केस एक 17 साल की मासूम लड़की और उसके मोहल्ले में रहने वाले एक बदमाश का है जो उसे लगातार परेशान कर रहा था। ये केस एक सवाल उठाता है कि क्या हमारा कानून इतना सतर्क है कि वो सड़क पर होने वाली वारदातों पर ध्यान दे सके। बॉल पकड़ो, सब लोग पकड़ो। आउट कर। आउट है। आप वापस पकड़ो। खेल। अभी आउट है, अभी आउट है। पकड़। हाँ, अब पकड़। हाँ, अरे रुखसार आपा, बॉल फेंको ना। क्या हो रहा है ये सब? भरी दोपहर में खेलना शुरू कर दिया ना? पढ़ाई नहीं करनी है, चलो घर पे। अरे तू बॉल देना। मैंने कहा ना, पहले होमवर्क कंप्लीट करो फिर खेलते रहना। चलो ऊपर। अरे रुखसार आपा, लेक्चर तेरा बंद करो, बॉल फेंको ना। नहीं दे रही हूँ मैं। साहिर यार, ये तेरी बहन भी ना हमेशा का नाटक है इसका। रुखसार आपा, आखिरी बार कह रहा हूँ, बॉल दे दे वरना बहुत बुरा होगा। अच्छा बेटा, ठीक है, अब आना अपना होमवर्क कंप्लीट कराने मेरे पास, ठीक है? चलो रे आप, चलो चलो। रुखसार, नाज़नीन ये 2 जोड़ी कपड़े देके गई है सलवार कमीज के लिए, अब्बू को देकर आ। जी मैं बस 10 मिनट, ये चैप्टर कंप्लीट होते ही दे दूंगी। क्या बात है बेटा, परेशान लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जल्दी जा। हाँ हाँ भाई बोल। 50 रुपए। 50? भाई 50 किस बात के? एक वार्षर ही तो बदला है तूने। क्या सादिक भाई,
लेबर का भी तो बनता है ना। वाह बेटा, वार्शर के 10 रुपए और फिटिंग करने के 40। जावेद 60 का मैं वो सटिया तू रहा है। अरे तो रोज रोज ये सब क्यों बर्दाश्त करती है? अपने अब्बू को बता देना। पता नहीं यार शबाना, पर अब्बू को कुछ भी बताने से ना बहुत डर लगता है मुझे। क्यों? तुझे पता है ना, अगर मैंने कुछ भी बताया ना अब्बू को तो मुझे ही झेलना पड़ेगा। लेकिन कब तक बर्दाश्त करती रहेगी तू ये सब? अब्बू, नाज़नीन भी ने कपड़े भिजवाए हैं सलवार कमीज के लिए। हाँ, जुनैद चाचा को दे दे। ठीक है। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या? नहीं अब्बू, कुछ नहीं, घर जाती हूँ। जा। रुखसार के साथ कुछ हो रहा था और वो ये बात अपने अब्बू को बताना भी चाहती थी, लेकिन कोई डर था जो उसे बार बार रोक रहा था। ये सब कुछ एक हफ्ते पहले शुरू हुआ था जब वो स्कूल से वापस घर लौट रही थी। सॉरी। सॉरी सॉरी। सॉरी। क्या बदतमीजी है ये, दिखाई नहीं देता तुमको? रोज रोज धक्का मार देते हो और फिर सॉरी कह देते हो। तेरे को पता है जितना करंट तुझे छू के नहीं लगता ना, उससे ज़्यादा तेरी जुबान में है। पता है तुझे? हाँ, तुझे देखता हूं ना तो दिल मचल जाता है मेरा। खुद को तो रोक लूं लेकिन तुझे छुए बिना मन नहीं मानता मेरा। क्या करूँ? आई एम सॉरी। ओए 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 क्या हुआ? हाँ? अरे कहाँ जा रही हो? पीछे। अरे सुनो ना। अरे रुको ना। क्या हो गया भाई? हाँ? पलट नाराज हो गई। अरे पलट। जहांगीर, ले आ गई तेरी अनारकली। आज तो इसे ऐसे टच करना कि 440 का झटका मिल जाए, फिर देखना कल खुद आके लिपट जाएगी। लिपटेगी तो कभी ना कभी। तब तो थोड़ा मजा तो ले ले इसका। अरे ले लो ले लो। ओ मैडम, ये रोज रोज पढ़ने का जाती हो? थोड़ा प्यार की एबीसीडी हमसे सीख लो। चल आज मैं तुम्हें तड़पाता हूँ, तुझे छूंगा नहीं। थोड़ा तू तड़प, मैं तो तड़प रहा हूँ यार। अरे मैडम, अरे मारना सीटी यार। अरे भड़क गई। अरे इतने भी खराब नहीं दिखते भाई। किधर? मुझे जाने दो। तू पीछे मुड़ के क्या देख रही थी?
हाँ ढूंढ रही थी ना मुझे? प्लीज मुझे जाने दो। एक मिनट, सच सच बता, तू सोचती है ना मेरे बारे में? हाँ याद आता हूँ ना मैं? मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। एक बार बोल दे तू मुझे लाइक करती है, मैं तुझे जाने दूंगा। तुझे देख के मुझे बहुत मस्त लगता है, तुझे पता है? हाँ तेरे पास आके बहुत अच्छा लगता है मुझे। रुखसार बेटा, जरा ये सब्जी काट दे। जी अम्मी, बस एक चैप्टर कंप्लीट करके फिर काट देती हूँ। साहिर तारिक, कुछ सीखो अपनी बहन से। 10वीं में 80% नंबर लाई है, और तुम क्या लाओगे? मुर्गी का अंडा? अब्बू मैं तो क्रिकेटर बनूंगा, बैट्समैन, हर बॉल पे छक्का मारूंगा। अच्छा। अब्बू मैं भी। हिंदुस्तानी टीम में तुम ही लोगों की कमी रह गई है ना? रुखसार। जी अब्बू। बेटा तू इतनी गुमसुम क्यों बैठी है? सब ठीक है ना? हाँ अब्बू, सब ठीक है। जैसे खा। खा। ये परवेज, जावेद और जहीर कहाँ रह गए? बाहर खेल रही होगी अम्मी। आवारगी करना तो बिना किसी मुशक्कत के सीख लेते हैं ये बच्चे। तुम भी जहांगीर, ये आवारागर्दी से थोड़ा ऊपर उठो। माजू जागीर के साथ जाके दुकान पर बैठो, बहुत हो गया। कुछ काम वाम सीखो। मैं क्या करूँगा वहाँ जाके? ये दोनों है ना दुकान संभालने के लिए, मैं जरूरत होगी चला जाऊँगा। तब तक ये सड़क छाप लड़कों के साथ में घूमता रहेगा तू? कह तो रही हूँ, निकाह कर दो इसका। बीवी आएगी तो अपने आप जिम्मेदार हो जाएगा। कौन देगा इसे लड़की? एक लड़की है मेरी निगाह में। हाय अल्लाह, कौन है वो? पक्का होगा तो बता दूंगा मैं। पक्का होगा तो? हाँ हाँ, तेरे में तो सुरखाव के पर लगे हैं ना। सारी हूरें तेरे हाँ के इंतजार में बैठी हैं। ये वही मोहल्ला था जहां रुखसार रहती थी। जहांगीर भी यहीं रहता था। जहांगीर के परिवार वालों को अच्छी तरह से पता था कि उनका बेटा कुछ नहीं करता है, बस सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है। रुखसार रोज ये सब सह रही थी, लेकिन उसने अपने अब्बू को कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन एक दिन जब ये सब बर्दाश्त के बाहर हो गया, वो अपने परिवार से अपना दर्द छुपा नहीं पाई। तब तक इनकार का जितना मजा लेना है ले ले। रुखसार, रुखसार, रुखसार बेटा। भाईजान, लगता बच्चे के साथ कुछ हुआ है। मैं देख कर आता हूँ। अरे इतनी जोर। रुखसार, रुखसार, रुखसार। क्या हुआ बच्ची? बिंदु क्यों रो रही है? किसी क्या हुआ इसे? इसे रोते रोते क्यों है? पता नहीं, कुछ बताती भी नहीं है। बेटा क्या हुआ बेटा? बोल रुखसार। वो जहांगीर है ना, अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे बहुत छेड़ता है जब मैं स्कूल से वापस आती। कदी कदी पपतियाँ कसता है। कुछ दिन पहले उसने मेरा रास्ता रोका, मुझे वापस आने ही नहीं दे रहा था। आज मेरा हाथ पकड़ के बोलता है कि तेरे साथ ऐसे करूँगा कि तू मुझसे निकाह करने के लिए मजबूर हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। जहांगीर सादिक भाई का बेटा? जी अम्मी। कब से हो रहा है ये सब? 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया अब्बू। और तू हमें अब बता रही है?
वो डर गई थी अबू, मुझे लगा आप नाराज हो जाएगी मुझसे, मेरा स्कूल जाना बंद करा देगी। अबू प्लीज, मैं पढ़ना चाहती हूँ अबू, एमएससी करना चाहती हूँ। फिर मेरे टीचर्स कहते अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी ना तो स्कूल वाले मेरी पढ़ाई का खर्चा दे देंगे। बेटा तुझे इतना डरने की जरूरत क्या थी? हम है ना, इस लड़के को तो मैं सबक सिखाता हूँ। जुनैद और दानिश को फोन कर रहा हूँ। जुनैद, दानिश को अपने साथ लेकर आ, जहांगीर को सबक सिखाना है। हाँ भाई, सादिक का लड़का, चल जल्दी आ। क्या क्या करने जा रहे हो आप? वो जवानी चढ़ी है ना उसे, उसका दिमाग ठीक हो जाएगा जब हाथ पांव तोड़ेंगे उसके। आप पागल हो गए हो? ये सादिक भाई और उनका पूरा खानदान जब देखो मारपीट करते रहते हैं, और वो जहांगीर एक नंबर का मवाली है, उसका भी भाई है, वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। अरे आप क्यों उनके मुंह लगना चाहते हो? तो क्या करूं? चूड़ियां पहनकर बैठ जाऊं? अपनी बेटी को छेड़ने दूं ने? मनमानी करने दूं? जाने तो मुझे। अल्लाह के वास्ते दिमाग से काम लीजिए। आप पुलिस में जाके रपट लिखवाइए। अरे इन लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं, आप पुलिस को अपना काम करने दीजिए ना। और पुलिस ने भी अपना काम नहीं किया तो? आप पहले जाइए तो रपट तो लिखवाइए। क्या हो गया तुम लोग को? फेंको ये सब। क्या क्या रुखसार के साथ उसने? अरे छेड़ता है हमारी बच्ची को, गंदी गंदी बातें करता है। भाभी आप बीच में ना आए, हमें नहीं बढ़ने दीजिए। खून खराबे से कोई फायदा नहीं। आप लोग यहाँ से पुलिस स्टेशन जाएंगे और रपट लिखवाएंगे। चलो। आप लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे, समझ गए? हाँ समझ गया। अब जाएं? चलो। क्या हुआ अम्मी? अम्मी, मैं भी अपने बेड से उसे एक दो लगा के आऊं क्या? जाकर अपना काम कर, नहीं तो मैं लगाऊंगी तुझे एक। जा। ये सब तेरे साथ पिछले एक हफ्ते से हो रहा था और तू चुप रही? रुखसार कहीं ऐसा तो नहीं तू खुद उस लड़के को हवा दे रही थी? नहीं अम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो चुपचाप हमेशा स्कूल जाती थी और वापस आ जाती। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे छेड़ता। नहीं भाईजान, पुलिस के पास चलते हैं। चलिए। देखो ससुर जी की नजर ही नहीं हटती अपने होले मारे दामाद से। हाँ सही है जहांगीर भाई। चल। साहब एक नंबर का गुंडा है जहांगीर उस्मानी। उसका तो पूरा का पूरा खानदान ही वैसा है। हम बात करेंगे उससे। बात करने से कुछ नहीं होगा साहब, पकड़ कर अंदर कर दीजिए। हवालात में रहेगा तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी उसकी। ऐसे जंगियों को तो हवालात में बंद करके ही रखना चाहिए। मैंने कहा ना कि मैं बात करूंगा, तुम लोग परेशान मत हो, मैं उसे कड़ी वार्निंग दूंगा। तुम लोगों के पड़ोस में रहता है ना वो। हाँ लेकिन हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, हम तो उन्हें मुंह भी नहीं लगाते। इसकी शुरुआत कहीं तुम्हारी बेटी ने तो नहीं की? नहीं साहब, मेरी बेटी रुखसार बहुत अच्छी लड़की है, वो ऐसे बेकार के चक्करों में नहीं पड़ती, पूरा दिन अपनी पढ़ाई में लगी रहती है। 10वीं में 80% नंबर लेकर आई है वो ऐसा काम नहीं कर सकती साहब। और ये जहांगीर वहाँ का माना हुआ मवाली है, सारे दिन वहाँ बैठ करके सिर्फ आवारागर्दी करते रहता है। मिश्रा एक एनसी रजिस्टर करो, जाओ उस लड़के को देखो। ओके सर। अब तुम लोग भी अपने घर जाओ, वो लड़का आइंदा तुम्हारी लड़की को परेशान नहीं करेगा। छोड़ना मत उसे। मैंने बोला ना कि मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा, तुम लोग घर जाओ। एनसी रजिस्टर की जा चुकी थी, पुलिस ने जहांगीर के खिलाफ एक्शन लेने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसा दोबारा अब कभी नहीं होगा, लेकिन क्या वो इसे रोक पाए? तू परेशान मत हो, अब वो तुझे कुछ नहीं कहेगा। पुलिस से बात हो गई है, वो देख लेंगे उसे। शुक्र है अल्लाह का। लीजिए भाईजान, मैंने तो पहले ही कहा था इन सब मामलों में दिमाग गर्म करना ठीक नहीं। पकड़। इधर। हाँ साहब। बेटा जहांगीर उस्मानी का घर किधर है? इधर है साहब, इस गली में। उसे छोड़ना मत, उसकी टांगे तोड़ डालना। तू खेल।
मम्मी, जहांगीर के घर में पुलिस आई है। हाँ, मैंने उन्हें बोल दिया कि उसकी टांगे तोड़ डालने। चपड़ चपड़ बंद कर, समझा? मम्मी, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। करेगा, चुप कर। तारिक, तारिक रुक जा। नहीं अब्बू, आज नहीं आया था वहाँ पर। अब आएगा भी नहीं। पुलिस ने पकड़ा होगा या धमकाया होगा। हाँ तो मैंने पुलिस वाले को कहा था कि उसे छोड़ना मत। अब इस पूरे गली में बस एक ही गुंडा होगा और वो मैं हूँ। इसकी भी मरम्मत की जरूरत है। कैसे कैंची की तरह जबान चलती है इसकी? अम्मी, फिर भी बैट्समैन ही बनूंगा, दर्जी नहीं। चुपचाप खाना खा, दर्जी की औलाद। जब तूने मुझे पहले बताया था तभी मैंने तुझसे कहा था ना अपने अब्बू को बता। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रही थी। मैं ना बेकार में ही डर रही थी यार। फिर भी ख्याल रखना, वो तेरे मोहल्ले में ही रहता है। पता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पता है, आजकल वो रोज़ वहाँ खड़ा रहता है। उसने फिर से तुझे परेशान करना शुरू कर दिया? नहीं, पहले दिन उसके दोस्त देखकर सीटियाँ बजा रहे थे। वो वहाँ पर बस बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है, पर ऐसा लगता है मानो वो मुझे ही घूर रहा है। उसने फिर से तेरे से बात करने की कोशिश नहीं की ना? नहीं यार, इसीलिए तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। वो ये सब जानबूझ के कर रहा है, सिर्फ तुझे परेशान करने के लिए। पर तू ही बता, मैं अब्बू के सामने क्या कहूँ कि वो रोज़ गली में खड़े रहता है? उसका घर है यार वहाँ पे। शबाना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, क्या करना चाहता है ये लड़का? कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है वो।
क्या है? जाने दो मुझे। प्यार से कह रहा हूँ मारिजा, और अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो तू बहुत पछताएगी, समझी? अब्बू अब्बू अब्बू, रुखसार घर पे रोते रोते आई है, बहुत डरी हुई थी। लगता है फिर उस कमीने ने कुछ कहा है। बस 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 चुप हो जा, चुप हो क्या हुआ? उसने फिर से कुछ कहा? रुखसार, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। लगता है उसने फिर से आज उसके साथ कुछ किया है। सुनना बच्ची, बोल ना, क्या हुआ? बोल। अब्बू वो कह रहा था कि जबरदस्ती मुझे अगवा कर लेगा और अपना बना लेगा। लगता है पुलिस की बात समझ नहीं आई उसे। मुझे तो पहले ही पता था पुलिस की धमकी से कुछ नहीं होने वाला। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उसे तो मैं ठीक करूंगा। सुनिए सुनिए, आप लड़ाई झगड़ा शुरू मत करना, आज जाके आराम से उसके बाप से बात करना। लड़ाई झगड़ा? मैं उसकी खाल खींच लूंगा। अल्लाह का वास्ता है आपको। तेरा लौंडा जागीर खाना खा रहा है, क्यों? कौन है अबू? एक मिनट, अरे रुको, बात क्या है? उठ साले, समझता क्या खुद को? हाँ? हाथ मत लगा, हाथ मेरा भी है, समझा? बिलाल, छोड़ उसको, छोड़ उसे। संभाल कर रख अपने पिल्ले को। आखिर बात क्या हुई है? तेरा ये लौंडा मेरी बेटी को स्कूल से आते जाते छेड़ता है, गंदी गंदी बातें करता है, पूछ इससे। हाँ तो जाके पूछ अपनी लौंडियों को भी, खूब मजे लेती है वो। बिलाल, एक मिनट, छोड़ उसको, छोड़ जाके, छोड़, हाथ नहीं उठाना। हाथ तोड़ दूंगा, साले पुलिस में गए थे ना कंप्लेन करने के लिए। गलत किया, तेरे तो हाथ पांव तोड़ देने चाहिए थे। इतनी हिम्मत है? जागीर चुप रहे। बिलाल चुप, ये बता, तूने इसकी बेटी को तंग किया था? तंग क्या अबू, इतनी शराफत से पूछा था निकाह करेगी या नहीं, साले पुलिस में चले गए। उसने बोला था ना कि पीछा मत करना। मोहल्ला तेरे बाप का है, मैं जो मर्जी वो करूं, समझा? जागीर चुप, बिल्कुल चुप। बिलाल, मेरी बात सुन, मैं अपने बेटी की गलती के लिए तुझसे माफी मांगता हूँ। आप क्यों माफी मांग रहे हैं अबू? ऐसा है क्या इसकी लौंडिया में? साला 2-4 किताबें क्या पढ़ ली, बड़े तेवर दिखाते फिरती है। हाँ, पढ़ी लिखी है, तेरे जैसे आवारा कुत्ते की तरह पूरे दिन सड़कों पर भौंकती नहीं फिरती। बिलाल, मैंने इसकी तरफ से तैसे माफी मांगी ना, आज के बाद ये कभी तेरी लड़की को तंग नहीं करेगा बस। और ये तुम्हारा जो कुछ मामला है ना, यहीं पर रफा दफा करो बस। पिछली बार मैंने बड़ी नरमी से काम लिया था कि पुलिस के पास चला गया था, लेकिन तेरा ये लौंडा फिर भी नहीं माना। अगली बार अगर इसने कुछ भी किया ना, तो इसके हाथ के साथ साथ तुम सबके भी हाथ तोड़ूंगा। हम कोई हाथ पे हाथ धर कर नहीं बैठेंगे, तू एक हाथ तोड़ेगा तो हम तेरे 4 हाथ तोड़ देंगे। हाँ, देख लेंगे। और तू याद रख, अगर तूने मेरी बेटी की तरफ फिर से आंख उठाकर देखा तो तेरी आंखें नोच लूंगा। चल। साला घर में घुस के धमकी देके गया है और आप देखते रहे, आपको तक गाली देके गए वो। साला औकात क्या इस दो टके के दर्जे की? तेरी वजह से इस उम्र में मुझे सब कुछ सुनना पड़ा है। तू सुना क्यों? मुंह तोड़ देते साले का। मैं चुप नहीं बैठने वाला। साला मेरे घर में आके मुझे गाली देके गया है वो, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। अब मिट्टी डालो इन बातों पे, झगड़ा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। माजिद, जाकिर को फोन लगा, चल के उस दर्जी की सिलाई उधेड़ते हैं। ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं, लातों के भूत है सारे के सारे। बातचीत करने जाने ही नहीं चाहिए था, सीधे के सीधे हाथ पर तोड़ डालने चाहिए थे, सारी अकल ठिकाने आ जाती। दानिश को फोन मिला जुनैद, आज इनकी खैर नहीं है। माजिद, जाकिर उठाओ, चलो ला दे। अरे मैं बोल रही हूँ, रुक जा। चलो, मैं कहता हूँ चलो। अब्बू ने दानिश चाचा को भी बुलाया है। हाय अल्लाह।
झगड़ा उन लोगों ने शुरू किया था। घर आकर मेरे बेटे और शौहर को झगड़े के लिए उकसाया था। तुम्हारे शौहर सादिक और तुम्हारे बेटे जहांगीर, माजिद और जाकिर कहाँ हैं? पता नहीं साहब, बताकर नहीं गए। तुम्हारे बेटों और तुम्हारे शौहर ने पहले उन्हें मारा और मारकर फरार हो गए। जो कुछ भी हुआ पूरे मोहल्ले के सामने हुआ। उन्हें छुपाने का कोई फायदा नहीं है। और वो जहाँ भी छुपे होंगे ढूंढ निकालेंगे और घसीट के ले जाएंगे थाने। उन लोगों ने भी मेरे बेटे और शौहर को मारा था। ये सब उन्होंने शुरू किया था साहब। और खत्म हम लोग करेंगे। अपने बेटे और शौहर को बोल देना कि अपने आप को हमारे हवाले कर दें, वरना तुम सब लोगों के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। वो ब्राउन शर्ट में जो है जुनैद भाई साहब, हम उन्हें होश में ले आए हैं, लेकिन उनकी हालत अभी भी खराब है। लेकिन आप लोग घबराइए मत, वो बच जाएंगे। और बिलाल मेरा बड़ा भाई साहब, वो कैसा है डॉक्टर साहब? उनके सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी, सर पूरी तरह से फट गया था। सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। एक्सक्यूज मी। अबू अबू अरे चल अंदर। साहब उन लोगों पे केस करो। उन लोगों ने हमको मारा है, देखिए हमको जान से मारना चाहते थे। वो जिसे तुमने पीटा था वो मर चुका है। हम उसे नहीं मारते तो वो हमें मार देता। साहब हमने तो खुद को बचाने के लिए मारपीट की थी। वो सब देख लेंगे जब हम तुम्हारा स्टेटमेंट लेंगे। अरे साहब साहब, अबू आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। अगर ये लोग हम पे इल्जाम लगाएंगे तो हम भी इन पे इल्जाम लगाएंगे। रुखसार इस सदमे से कभी बाहर नहीं आ सकी। वो आज तक डिप्रेशन में है, यहां तक कि एक बार उसने अपनी जान लेने की कोशिश भी की, लेकिन ऐन वक्त पर उसे बचा लिया गया। रुखसार ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया। रुखसार का परिवार पूरी कोशिश कर रहा है कि रुखसार फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। वो उसे हमेशा ये यकीन दिलाते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कुछ गलत नहीं किया था। लेकिन वो उस सदमे से उभर नहीं पाई है, वो हर वक्त गुमसुम सी रहती है। बिलाल के छोटे भाई जुनैद की हालत में सुधार है, लेकिन अब भी वो खतरे से बाहर नहीं है। जहांगीर और बाकी लोग पुलिस की कस्टडी में हैं और जहांगीर का कहना है कि उसने रुखसार से बहुत ही अच्छी तरह से निकाह के लिए पूछा था। वो सब लोग अपने खिलाफ लगे आरोपों के लिए लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि बिलाल ने उनके घर में घुसकर उनकी बेइज्जती की, उन्हें धमकी दी, इसलिए उन्होंने ये सब किया। ये सब देखकर जहन में ख्याल आता है, क्या होता अगर पहली ही बार में सिर्फ एनसी रजिस्टर करने की बजाय जहांगीर के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाते। ये कह पाना मुश्किल है कि क्या इससे वो सुधर जाता, क्योंकि जहांगीर जैसे लोगों को किसी भी बात की कोई परवाह नहीं होती, किसी का कोई डर नहीं होता, ना समाज का ना कानून का। लेकिन कानून की खिलाफत करने का ये रवैया आखिरकार आता कहां से? ये सिर्फ एक मोहल्ले की बात नहीं है जहां पर ऐसे बेपरवाह लफंगे रहते हों। ऐसे लोग आपको किसी भी मोहल्ले के किसी भी नुक्कड़ पे नजर आ जाएंगे। एक लड़की जो पढ़ना चाहती थी, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, अपने सपने पूरे करना चाहती थी, आज वो अपने आप से ही लड़ रही थी। क्या ये कोई मामूली गुनाह था? नहीं,
अगर सही मायने में देखें तो ये पूरे देश का नुकसान है, और ये नुकसान बुलंद आवाज में सतर्क रहने की गुहार लगाता है कि ना सिर्फ मजबूत कानून बनाना जरूरी है, बल्कि उस कानून का लागू होना भी आवश्यक है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.